हाय फ्रेंड्स। सो होपफुली आप सब बढ़िया होंगे अपने घर के अंदर। तो आज हमने ये रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग हमने एक लेक्चर की है। होपफुली आपको बहुत हेल्प करेगा ये। जो 11th के बेसिक्स टर्म्स होते हैं अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग का मीनिंग, उसके बेसिक टर्म्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, उन सबको ये कवर अप करेगा। आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि बेसिक टर्म्स हैं तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, लेकिन हम डीपली जाएंगे इनमें थोड़ा थोड़ा टर्म्स में, ताकि आगे हमें इसमें दिक्कत ना आए। सो ये यूनिट 1 का चैप्टर 1 है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग जिसमें आएगा, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। और ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल भी है वैसे तो इसके अंदर, बट ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल सेम ही होते हैं, कोई इसमें अलग फर्क तो है नहीं। ठीक है। सो सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीन्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग का मीनिंग होता है कि रिकॉर्डिंग करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, कंपनी चला रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका क्लोथ्स का बिजनेस है, तो क्लोथ से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होंगी, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करना, ठीक है, और जो भी लेबर हो गई उसके अंदर, या फ्यूल, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग, मतलब जो भी वो ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे रिकॉर्ड होंगी। ठीक है। सो इसके अंदर जो है सबसे पहले समराइजिंग, ठीक है, रिट्रीविंग। रिट्रीविंग का मतलब होता है कि जो भी आप एंट्रीज उसके अंदर आप डाल रहे हो, ठीक है, कुछ मिसिंग होती है या कुछ एंट्रीज लॉस्ट हो जाती हैं, उसको रिट्रीव करना, ठीक है, उसको एनालाइज करना और उसके बाद प्रेजेंट करना। प्रेजेंट किसके सामने करना? प्रेजेंट उनके सामने करना जो इंटरेस्टेड पार्टी है। इंटरेस्टेड पार्टीज क्या होती हैं वो अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे। ठीक है। सो उसके बाद आता है आपका, ये तो थी आपकी डेफिनेशन। उसके बाद आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सो ऑब्जेक्टिव्स जो है, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव तो इसका यही है कि एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, आपकी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस की, उसका एक रिकॉर्ड, जो भी आपने एक्सपेंस किया है या जो भी आपको इनकम हुई है, ठीक है, जो भी जितना भी आपका इसके अंदर ट्रांजैक्शंस हुई हैं इन और आउट, उस सबका रिकॉर्ड रखना एक सिस्टमैटिक वे के अंदर। ठीक है। ये नहीं कि परचेज आपने एक रॉ मटेरियल किया और वो सेल लेजर में चला गया, ठीक है, आपने कैश जो है वो किसी को दिया कुछ रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, लेकिन वो कैश इनफ्लोज दिखा रहा है। ये सिस्टमैटिक वे में जो भी चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस की, ठीक है। और उसके बाद जो अदर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो है कि जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है, जो भी हमारा लॉस हुआ है, ठीक है, उसको जो है वहां पे रिकॉर्ड करना, ठीक है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना, ठीक है, कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं एक मार्केट के अंदर, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हम लोग स्ट्रांग है कि हम लोग वीक है, ठीक है, हमारे पास कितना कैश इनफ्लो है या हमारे पास कितना कैश इनफ्लो नेगेटिव में। नेगेटिव मतलब कितना हमने आउटफ्लो कर दिया है, वो सारे का सारा होता है फाइनेंशियल पोजीशन। और जितना जो इंटरेस्टेड पार्टी का, जो मैंने पीछे अभी पॉइंट बताया था, वो इंटरेस्टेड पार्टी होती हैं आपके क्रेडिटर्स, आपके डेटर्स, आपके जो भी शेयर होल्डर्स, आपके डायरेक्टर्स, ये सारी की सारी इंटरेस्टेड पार्टी होती है। इनके आगे हमें वो डेटा शो करना होता है, प्रेजेंट करना होता है, ताकि उन्हें भी पता लगता रहे कि हमारी कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कितना लॉस अर्न कर रही है, या हमने कितने शेयर जो है वो मार्केट में पब्लिकली दिए हैं, ठीक है, या फिर हमने कौन सा रॉ मटेरियल परचेज किया है, हम कुछ नई चीज अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपने बिजनेस में तो वो क्या है, वो सारी की सारी चीजें हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज को पता होनी चाहिए। तो ये हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं। सो अब ये देखिए आपको क्रेडिटर्स, डेटर, शेयर होल्डर, बैंक, क्योंकि बैंक को भी पता होना चाहिए कि आपका एक्चुअल में कितना इनफ्लो, कितना आउटफ्लो हुआ है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, उसके हिसाब से ही बैंक भी आपके साथ साथ में वर्क करता है। सो बेसिक टर्म्स पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि बेसिक टर्म्स तो वैसे देखा जाए हम 11th में हैं, 10th में हमारा इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब लेकिन डे टू डे लाइफ में हम लोग चीज़ें सुनते होंगे, लेकिन उसको इतना गौर से, मतलब उस पर इतना गौर नहीं करते होंगे, लेकिन देखा जाए तो बेसिक टर्म्स सारी होती हैं। मतलब आगे जितना भी आप पढ़ोगे 11th में, जितना भी आप आगे जाओगे, आपको कोई ना कोई बेसिक चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी।
पढ़ने के लिए, लेकिन जो मेन बेसिक टर्म्स होती हैं जो आपको पता होने चाहिए वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सो सबसे पहली बेसिक टर्म आती है डेटर्स। हमारे डेटर्स क्या होते हैं, कई बच्चे इसको डेप्टर्स पढ़ते होंगे, डेप्टर्स। तो डेटर्स होता है, बी जो है वो साइलेंट हो जाता है। तो डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स वो होते हैं जो एक कंपनी से गुड परचेज करते हैं, ठीक है। अब परचेज तो भाई मैं भी करता हूँ या आप लोग भी करते होंगे, तो आप डेटर्स नहीं होंगे। डेटर्स बेसिकली उन्हें कहा जाता है जो परचेज तो करते हैं लेकिन क्रेडिट पे, उधार में जो परचेज करता है उसे डेटर बोलते हैं। कंपनी उसको एज अ डेटर अपने फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर एक रिकॉर्ड कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ चीज परचेज करने हैं और आपका नाम राहुल है, तो राहुल के नाम से वो एक आपका लेजर बना देगी कि इसने इतना परचेज किया है। और जब आप वो लेजर बनाओगे तो उसमें एक फील्ड होती है, उस फील्ड में हम उसे सन्ड्री डेटर्स के अंदर फीड कर देते हैं और वो आपका अकाउंट वहां पे रिकॉर्ड हो जाता है। फिर सेकंड पॉइंट आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपके वो होते हैं जो आपको उधार में माल देते हैं, मतलब कि हु प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो उसमें आप जो है आप उनके डेटर्स होंगे और वो आपके क्रेडिटर्स होंगे क्योंकि आपने उधार में माल लिया। लेकिन हम लोग हमेशा जब भी एंट्री करेंगे हम लोग ये सोच के करेंगे कि हम अपनी कंपनी में एंट्री कर रहे हैं, दूसरे की कंपनी में नहीं, इसलिए हम क्रेडिटर्स लिखते हैं, ठीक है। सो उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपका एसेट। एसेट क्या होता है, एसेट देखा जाए तो वेल्थ होती है एक बिजनेस एंटिटी की। वेल्थ में जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी लैंड है, कोई भी मशीनरी है, ये सारी वेल्थ होती है कंपनी की। वेल्थ जो है एक तरह से संपत्ति होती है कंपनी की, और ये दो टाइप की होती है, एक मूवेबल एसेट, एक इमूवेबल, जिसे हम फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं। तो मूवेबल एसेट जो होती हैं जिसको हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक लेके जा सकते हैं, जैसे कि हमारी इन्वेंट्री, हमारे गुड्स, ठीक है। और जो फिक्स्ड एसेट होती हैं वो होती हैं जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, ठीक है। जैसे कि लैंड हो गया, आपकी बिल्डिंग हो गई, आपके प्लांट एंड मशीनरी हो गई। मशीनरी का मतलब ये नहीं कि एक छोटी सी मशीन है मैं उसको उठा के कहीं भी ले जाऊंगा। मशीनरी से मतलब एक बड़ा प्लांट, एक बहुत बड़ा प्लांट, एक लैंड को पूरा कवर किया हुआ प्लांट, उसे कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी पूरी, जिसको हम लोग वहां से मूव नहीं करा सकते, ठीक है। फिर फोर्थ वन इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी होती है जो आपने किसी से क्रेडिट ले रखा है या किसी से लोन ले रखा है, वो आपकी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे कि बैंक से आप लोन लेते हैं, या जब भी मैंने बताया था आपको क्रेडिटर्स भी एक तरह की आपकी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो जो लाइबिलिटी होती है ये भी दो टाइप की होती हैं। एक होती है कि करंट लाइबिलिटी, एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी वो होती हैं जो शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए होती हैं, जैसे कि फॉर 1 ईयर ओनली, ठीक है। उसमें आ जाते हैं आपके 1 ईयर के बिजनेस लोन। क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स को भी आप मनी तो रोटेट करते रहते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी से रॉ मटेरियल परचेज किया और आपको उसने 1 साल तक आपने उसको 1 साल तक पेमेंट नहीं की, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई भी क्रेडिटर होगा आपको कुछ भी देगा तो वो मैक्सिमम आपसे 3 मंथ्स या 4 मंथ्स में पेमेंट ले लेगा, ठीक है। बात मैं यहाँ पे बैड डेट्स की नहीं कर रहा हूँ, बैड डेट्स भी हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं, ठीक है। एक होती है फिर नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी जो होती है वो होती है जो 1 साल से ज्यादा के लिए होती है, जैसे कि आपके डिबेंचर्स आपके 5 साल के होते हैं। डिबेंचर्स जो है वो एक हायर टॉपिक है, तो अभी हम इतना आगे नहीं जाएंगे, इसमें भी बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये समझो कि नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं जो 1 साल तक के लिए, 1 साल से ऊपर के लिए होती हैं, जैसे कि आपके 1 साल से ज्यादा के बिजनेस लोन चल रहे हैं। बैंक में बहुत सारी कंपनीज की ओडी लिमिट्स भी चलती हैं, ओवरड्राफ्ट लिमिट्स, ठीक है। ओवरड्राफ्ट लिमिट में आपको समझा देता हूँ। ओवरड्राफ्ट लिमिट ये होती है कि अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो बैंक आपको एक लिमिट प्रोवाइड करता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको बैंक को एक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो देना होता है, जितनी भी आप लिमिट उसमें से यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको बैंक ने एक 20 लाख रुपीज की एक्स्ट्रा लिमिट दे दी कि अगर आपके अकाउंट में 0 बैलेंस है तो आप हमारे 20 लाख रुपीज यूज कर सकते हैं। तो मान लो 20 लाख में आपको 5 लाख रुपीज की नीड आई, तो 5 लाख रुपीज आप यूज करो, 5 लाख रुपीज पे जो भी उनका इंटरेस्ट होगा वो आपको पे करना होगा। ये नहीं कि पूरे 20 लाख पे, ओनली ऑन 5 लाख या ओनली ऑन दोज अमाउंट विच यू आर यूज फ्रॉम योर साइड, ठीक है।
उसके बाद फिफ्थ आइटम आती है आपकी डेबिट। डेबिट जो होता है व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन का मतलब जो भी आपके बिजनेस के अंदर आ रहा है, जैसे कि कैश। ठीक है, कैश जो है वो आपके पास आ रहा है तो वो डेबिट कर लेंगे, अगर कैश जा रहा है तो वो क्रेडिट कर लेंगे। तो क्रेडिट क्या होता है, व्हाट गोज आउट। जैसे कि आपने परचेज किया रॉ मटेरियल, तो आप एंट्री कैसे करेंगे, परचेजेस टू कैश या बैंक जो भी आपने उसको दिया होगा वो, तो परचेजेस क्या आ रहे हैं, डेबिट में। तो डेबिट क्या, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद आता है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है बेसिकली वो होता है टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जितनी भी आपने पूरे ईयर में या पूरे मंथ में जितनी भी आपकी इनकम हुई सेल करके, ठीक है, और जितना भी उस इनकम को जनरेट करने में आपका एक्सपेंस, दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे, उस इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे। अगर इनकम ज्यादा हुई एक्सपेंडिचर से तो आपका प्रॉफिट है, और अगर इनकम कम हुई एक्सपेंडिचर से तो आपका लॉस है। ठीक है, तो ये तो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद आते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है, जो भी हम एक, ये तो है नहीं कि हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती एक बिजनेस एंटिटी को चलाने के लिए या प्रॉफिट अर्न करने के लिए। कोई भी प्रॉफिट आप अर्न करोगे या कुछ भी आप अर्न करना चाहते हो, आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप कुछ नॉलेज लेना चाहते हो तो आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप इनकम अर्न करना चाहते हो तो आपको एक्सपेंसेस भी उसके अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हो, मान लो कि आप बॉक्सेस बनाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको प्लांट एंड मशीनरी चाहिए होगी, लैंड चाहिए होगी, लेबर चाहिए होगी और कैपिटल भी चाहिए होगी। तो वो सारे होते हैं आपके एक्सपेंसेस। ठीक है, तो उसके जो वो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, उससे हम लोग एक प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ठीक है, तो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। वो कैसे, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं आप ये ध्यान रखिएगा, जो डायरेक्ट कॉस्टिंग पे इफेक्ट करेंगे आपकी प्रोडक्ट की। ठीक है, जैसे कि एक प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने उसका रॉ मटेरियल परचेज किया 100 रुपीज का। ठीक है, आपने उस पर लेबर दी 10 रुपीज की। ठीक है, उस पे उसको वहां से यहाँ तक लाने में आपके 50 रुपीज जो है वो फ्यूल के चार्जेस लग गए, जिसे हम कैरेज इनवर्ड भी कहते हैं। कैरेज इनवर्ड का मतलब जो हमें मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है हमारे एक प्लांट पे, ठीक है, उसके लिए जो हम चार्ज देते हैं दैट इज कैरेज इनवर्ड। ठीक है, तो वो लग गया 50 रुपीज, टोटल कितना हो गया 160। तो जो कैरेज इनवर्ड है और जो आपकी लेबर है दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, ये आपकी कॉस्टिंग पे इफेक्ट करेंगे। तो देखा जाए तो रॉ मटेरियल 100 रुपीज का था, लेकिन आपको आते आते 160 का पड़ा, तो हम 160 पे अपनी कॉस्टिंग निकालेंगे, ना कि 100 पे। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो आपकी डायरेक्ट कॉस्टिंग पे इफेक्ट नहीं डालते, लेकिन इनडायरेक्टली कॉस्टिंग पे इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि आपके ऑफिस के एक्सपेंस, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका वाटर बिल, रिफ्रेशमेंट देते हो आप लेबर को, कुछ भी मतलब प्रोडक्शन जो है वो हाई करने के लिए, तो एक रिफ्रेशमेंट जो होता है वो भी एक एक्सपेंस होता है। तो देखा जाए तो 160 पे हमने, मान लो हमारी कॉस्टिंग 160 पे 8 हमने यूनिट बनाई, हमें कितने की 20 रुपए की कॉस्टिंग है, और हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है वो उसपे 40 रुपीज और ये सब मिला के 40 रुपीज के इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी कर दी। तो देखा जाए तो हमारी जो कॉस्टिंग आई है वो 20 रुपीज की नहीं आई है, उससे ज्यादा की आ गई है। ठीक है, तो ये होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करते लेकिन इनडायरेक्टली आपकी कॉस्टिंग बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके गेन्स। तो बेसिकली गेन्स और प्रॉफिट जो है वो एक ही टाइप के होते हैं, या ये कह लो कि हमारी हिंदी भाषा में एक ही थाली के चट्टे बट्टे, लेकिन एक्चुअली में दोनों में फर्क होता है। जो प्रॉफिट होते हैं वो तो आपके एक बिजनेस में गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करके जो आप अर्न करते हो दैट इज प्रॉफिट, लेकिन जो गेन्स होते हैं वो बिजनेस से अदर देन प्रॉफिट कह सकते हो इसको आप। ठीक है, जैसे कि आपने कोई लैंड सेल किया, ठीक है, एक लैंड आपने 50,000 में खरीदा था, ठीक है, 1 साल पहले, उसका 1 साल का इंटरेस्ट वगैरह आपने निकाल लिया, और आपको आज की कॉस्टिंग के उसमें आज की कॉस्टिंग जो आई 1 साल के बाद की आपकी 70 की आ गई, और आपने उसको 90,000 रुपीज में सेल कर दिया। तो जो आपको प्रॉफिट हुआ डेट इज 20,000 रुपीज। तो जो 20,000 का गेन हुआ है डेट इज आपका अदर देन बिजनेस प्रॉफिट जो है, तो वो आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, या आप कोई मशीनरी सेल करते हो, कोई खराब हो गई है मशीनरी, उसको सेल कर रहे हो, तो वो भी आपका
अगर उसमें आप गेन लेते हो तो गेन में आ जाएगा, और अगर आप लॉस खाते हो तो उसमें लॉस में आ जाएगा। उसके बाद आते हैं परचेजेस। परचेजेस तो आपको पता चली गए कि कोई भी चीज हम लोग बाय कर रहे हैं, कोई भी गुड्स और सर्विसेज बाय कर रहे हैं फ्रॉम अनदर एंटिटी, तो वो सब आपके होते हैं परचेज। ठीक है, इसको हम बाय भी कह सकते हैं, परचेज भी कह सकते हैं, दोनों वर्ड्स आपके क्वेश्चन में यूज होंगे। तो बाय और परचेज दो जब भी यूज हो तो आपको परचेज ही मान लेना है, और कभी भी जनरल एंट्री आप करेंगे तो बाय से नहीं करेंगे, परचेज से ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है सेल्स। सेल्स का मतलब होता है कुछ भी आप सेल कर रहे हो, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अनदर एंटिटी, वो आपकी सेल्स में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आती है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब होता है कि आपको किसी ने एक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की, लेकिन उसमें कोई डिफॉल्ट भी निकल गया, किसी किसी गुड के अंदर डिफॉल्ट भी निकल गया। ठीक है, कुछ फॉल्ट निकल गया है, कुछ खराब निकल गए हैं पीसीस, या कुछ जो भी है वो उनमें, मतलब जैसे क्लॉथ का बिजनेस है तो क्लॉथ में जो है वो हल्का सा छेद निकल गया है, या कहीं से कुछ धागा जो है वो ब्रेक हो गया है, तो आपने उसको रिटर्न कर दिया उस एंटिटी को जहां से आपने लिए थे, तो वो अपनी परचेज रिटर्न में, मतलब आप अपनी परचेज रिटर्न में उसको मेंशन कर लेंगे, एंड वो जो अनदर एंटिटी है वो अपनी सेल रिटर्न में उसको मेंशन करेगी, क्योंकि उसने सेल करी थी और आपने करी थी परचेज। ऐसे ही उसका वाइज एंड वर्सा सेल रिटर्न, कोई भी चीज आपने कंज्यूमिंग पार्टी को सेल करी, उसने आपको रिटर्न कर दी कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से, तो वो आपको रिटर्न करके जाएगा, और आपको वो सेल रिटर्न में एंट्री शो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जो सेल करी थी वो आपके पास रिटर्न आ गई, तो दैट इज सेल रिटर्न। ठीक है, उसके बाद जो अनदर पॉइंट आता है आपका, वो आते हैं आपके रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होते हैं? रिजर्व्स जो होते हैं वो बेसिकली एक प्रॉफिट का पार्ट होते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी अपने पास अलग से उस कुछ रेशियो प्रॉफिट का या कुछ परसेंटेज जो है वो हर साल निकाल लेती है, ताकि जब कोई भी एक अनसर्टेनिटी आए तो हम वो रिजर्व का पैसा यूज कर लें, बिजनेस से हमें पैसा निकालने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि कभी कभार बिजनेस से पैसा नहीं निकाल पाते। ठीक है, सो दे विड्रॉ फ्रॉम सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, कोई भी अनसर्टेनिटी कह सकते हो, फायर, आग लग गई है, कोई चोरी हो गई है, तो ये सब अनसर्टेनिटीज होती हैं। ठीक है, जो एकदम से आ जाती है, तो रिजर्व इनके लिए रखे जाते हैं। फिर आ जाते हैं रिवेन्यूज। रिवेन्यूज वही आपके जो टोटल जो आप सेल कर रहे हो, ठीक है, तो गुड्स और सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, उनसे जो भी आपका आता है वो आपका रिवेन्यू आता है। ठीक है, टोटल रिवेन्यू, इट्स नॉट अ प्रॉफिट, इट्स रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू। एक्सपेंसेस वगैरह हमारे इसमें से भी कुछ माइनस नहीं हुए, बस हमने अभी इनकम जोड़ी है कि हमारी इनकम कितनी हुई, तो इनकम मीन्स रिवेन्यू। ठीक है, इनकम या रिवेन्यू जो भी यूज होगा आपका वर्ड, वो आपको यूज कर लेना है। ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि अगर रिवेन्यू आया तो मतलब इनकम की बात होगी। फिर उसके बाद डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? कंसेशन होता है प्राइस में। भाई किसी भी चीज में हम कुछ बल्क में, एक ऑर्गेनाइजेशन तो बल्क में ही परचेज करती है कुछ, तो जो कंपनीज होती हैं वो उनको एक कंसेशन देती हैं गुड्स, मतलब प्राइसेस में, तो हम उसे डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो बिल में ही सब्ट्रैक्ट कर देती है कंपनी। जैसे ट्रेड डिस्काउंट में हो गया कि भाई आपने एक यूनिट 1000 यूनिट परचेज कर लिए कंपनी से, ठीक है, या रॉ मटेरियल 1000 यूनिट का परचेज कर लिया, तो कंपनी ने बोला भाई आपने 1000 यूनिट का परचेज कर लिया, हम आपको 5% एक्स्ट्रा ट्रेड डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट, जब हम बल्क में कोई चीज खरीदते हैं। ठीक है, एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि आप पेमेंट कितनी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि कंपनीज जो होती हैं वो पेमेंट्स, मतलब उसमें क्या होता है कंपनीज के अंदर कि एक क्रेडिट पीरियड होता है, किसी कंपनी का 5 दिन का, किसी का 10 दिन का, किसी का 20 दिन का, किसी का 1 मंथ का भी होता है, और कोई कैश पेमेंट भी ले लेती है। तो अगर आप उसको जितनी जल्दी मनी प्रोवाइड करते हैं उसके मटेरियल की जो आपने परचेज किया है, उसके हिसाब से कंपनी एक डिस्काउंट फिक्स करती है। जैसे आपने 5 दिन में पेमेंट करी, कंपनी बोलेगी आपको हम 3% देंगे। आपने 10 दिन में करी, कंपनी बोलेगी आपको हम 2% देंगे। 20 दिन में करोगे तो आप 1% लेंगे। ठीक है, और अगर आप हाथों हाथ करते तो मान लो आपको 5% मिल जाए, तो जिसके पास है मनी इन हैंड, कैश इन हैंड, वो कर देगा, और 5% वो एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट ले लेता है। तो ये होता है कैश डिस्काउंट। मैंने एक पॉइंट छेड़ा, डेट क्या होता है? डेट बेसिकली वो होते हैं, जैसे मैं आपके पास आया, ठीक है, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपके पास आया,
मैंने आपसे मटेरियल परचेज कर लिया और मैंने बोला कि मैं इसकी पेमेंट जो है वो 30 डेज में आपको कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैंने 30 डेज में आपको पेमेंट नहीं करी, तो वो जो डेटर्स में से, मान लो आप डेटर्स टोटल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के 1000 रुपीज है, मैंने उसमें से 50 रुपीज का मटेरियल आपसे लिया हुआ है, तो जो 50 रुपीज है वो आपके बैड डेट्स में चले जाएंगे। बाकी के डेटर्स 950 के वहीं रहेंगे, डेटर्स अलग से होंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। और जो वो बैड डेट्स हैं वो उनके नीचे ही अलग से 50 रुपीज के शो हो जाएंगे। तो 950 अलग से शो होंगे, 50 अलग से शो होंगे, टोटल डेट इज 1000 रुपीज, ठीक है। तो ये होते हैं बैड डेट्स। बेसिकली जो बेसिक टर्म्स होती हैं वो इतनी होती हैं, जो मेन बेसिक टर्म्स होती हैं। वैसे बेसिक टर्म्स बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें टर्म्स आएंगी आएंगी। तो जब भी ऐसी टर्म आएगी जो मैंने आपको पढ़ाई ना हो या आपको समझ में ना आई हो, या मुझे लगेगा कि हाँ इसमें बच्चों को डाउट रहता है, तो वो मैं हाथ के हाथ सॉल्व करवाता जाऊंगा और वो समझाता जाऊंगा। उसमें आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही था बेसिक टर्म्स में। और अकाउंटिंग की डेफिनेशन हो गई है, ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, रोल भी यही होते हैं कि प्रॉफिट जो है वो हम एनालाइज कर सकें, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन एनालाइज कर सकें, ठीक है। और अपना जो डेटा है वो एक्यूरेट डेटा जो है वो हमें मिल सके। तो यही सब अकाउंटिंग का रोल होता है, यही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यही रोल होते हैं, ठीक है। तो ये सब आप मतलब जो थ्योरी है वो आप ऐसे बेसिकली बुक से कर लेंगे। मेरा मतलब मोटिव है कि आपको समझ में आ जाए टर्म्स भी, और अकाउंटिंग बेसिकली होती क्या है वो भी समझ में आ जाए। और भी आगे टर्म्स आएंगी वो हम साथ साथ पढ़ते चलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आ गई हो वीडियो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच।